बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मईशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ख़ासकर इसमें एनर्जी और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे और IMF के ऊपर भी बात यकीनी तौर पे होगी, क्योंकि हमारी मईशत का जो पहिया है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो IMF की वजह से चलता है। अगर IMF के साथ जो बातचीत चल रही है और जैसा कि बता भी रही है हुकूमत के हमारी जो उनके साथ एक इब्तदाई बातचीत थी वो हतमी नताइज के करीब पहुंच चुकी है, और अगर ये प्रोग्राम हो जाता है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने किस्त देनी है IMF ने वो भी रिलीज़ होगी, और एक उसके बाद बाकी जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम पैसा लेना चाहते हैं, या कोई भी फाइनेंशियल जो भी कंसोर्शियम है जहाँ से हम अपने रिज़र्व्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो हमें आसानी होगी उनको लेने में। साथ ही साथ जो फूड सिक्योरिटी है बाकी सिक्योरिटी की तरह, यानी वाटर सिक्योरिटी है, आपकी इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का जो एक ट्रेडिशनली इसको जो समझा जाता है वो सिर्फ दिफा के ज़ुमरे में आता है कि जो मुल्क की दिफा होती है उसको ही सिक्योरिटी कहा जाता है, बट अब इसकी जो पर्सपेक्टिव है वो तब्दील हो चुका है। और फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पे 22 करोड़ से ज़्यादा नफूस यहाँ पे मुकीम है, और हम एग्रीकल्चर एक कंट्री था, प्राइमरीली हमारी वीट वो काफ़ी ज़्यादा होती थी एक ज़माने में, कॉटन हमारी बहुत अच्छी थी, और यहाँ अपनी ज़रूरत के अलावा हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते थे, बट अब अनफॉर्चुनेटली हमें कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें वीट भी यानी गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, पाम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं हम घी बनाने के लिए, ऑयल बनाने के लिए। सो उसके ऊपर हमारे बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो रिज़र्व जो हैं वो ख़र्च करने पड़ते हैं। सो किस किस्म की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है हमें, और एनर्जी तो ज़ाहिर है कि एनर्जी के बग़ैर कोई भी इंडस्ट्री कमर्शियल हमारी एंटिटीज़ हों, इवन एग्रीकल्चर की जो मशीनें हैं वो अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो कैसे चलेंगी। सो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहबाज ज़ैदी साहब, होमो चेयरमैन FBR, बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब आपने हमें टाइम दिया। जनाब चौधरी अनवर साहब हैं, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, मरकज़ी चेयरमैन हैं आप इस बॉडी के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। और डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब हमारे माशियात डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शहबाज ज़ैदी साहब, बात का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि IMF के साथ डू यू थिंक कि जो भी उनके साथ बातचीत इस इत्तेहादी हुकूमत की चल रही थी, जैसे कि मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम काफ़ी हद तक करीब पहुंच चुके हैं और अब एग्रीमेंट हो जाएगा, सो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस? आप समझते हैं कि जो भी उन्होंने हमें रेवेन्यूज़ के हवाले से, सब्सिडीज़ को ख़त्म करने के हवाले से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों के हवाले से ये हो या डेवलपमेंट लेवी के हवाले से हो, वो तमाम उनके साथ जो कमिटमेंट थी हमने पूरी कर दी है, और अब हम करीब पहुंच चुके हैं कि वाकई में एक मुआहिदा हो जाए? देखिए वही सब मेरी ज़ाती ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा, और ये जुलाई के महीने से पहले पहले हो जाएगा, और हमें जो IMF से है वो किस्त मिल जाएगी, और हमारे जो सर्टिफिकेशन चाहिए कि हम जो हमारी जो क्रेडिफिकेशन है कि हमारे बाकी क्रेडिटर्स जो हैं वो भी हमें उसको लाइन अप करेंगे। तो ये तो बात तकरीबन तय है कि पाकिस्तान का मुआहिदा IMF के साथ हो जाएगा, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जिन पे अभी इख्तलाफात हैं, मगर मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये मुआहिदा पाकिस्तान का IMF के साथ होने जा रहा है। इसके असरात क्या है वो अलग सब्जेक्ट है, मगर मुआहिदा होने जा रहा है जी। तो इसका कितना हमें बेनिफिट जो है, डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ हमारे जो रिजर्व्स हैं, और फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल जो मार्केट के अंदर आएगा, यानी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी और ओवरऑल हमारी जो मार्केट है? देखिए इसमें दो चीजें हैं भाई साहब। एक चीज ये है कि जो IMF का जो कैश फ्लो आएगा हमारे पास वो सिर्फ 2 बिलियन के करीब आएगा, बल्कि एक आएगा या 2 आएगा, तो उसका कैश फ्लो से रिजर्व तो हमारा बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा, मगर उसका जो फायदा ये है वो ये होगा कि हमारा जो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है कि हमारे पास IMF का हमारे साथ मुआहिदा होगा या नहीं होगा, वो मसला खत्म हो जाएगा, और हम
2022 या 2022 के जो जो 23-22 शुरू हो गया, उसमें हम पाकिस्तान किसी सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। मगर ये बात हमारे लोगों को याद रखनी चाहिए कि IMF के एग्रीमेंट होने से पाकिस्तान का सॉवरेन डिफॉल्ट टला नहीं है। पाकिस्तान का IMF का माहिदा कहीं आपको ये गारंटी नहीं करता कि पाकिस्तान का सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं होगा IMF के वायदे की वजह से। जो चीज परेशान कुन है, बहुत ज्यादा परेशान कुन है मेरे लिए, वो तीन चीजें हैं। एक पहली चीज जो परेशान कुन है, जो मैं आज की फिगर देख रहा था कि आज हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो शायद 80 बिलियन के आसपास पे जाके एंड कर रहा है डॉलर पर गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा मैं ये देख रहा था, आज की खबर है अभी थोड़ी देर पहले की, कि पाकिस्तान का RLNG का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जो है उसकी कोई ऑफर नहीं आई है और हमें RLNG नहीं मिलने वाली सितंबर में। उससे हमारा लोड शेडिंग वाला मसला थोड़ा आगे जाने वाला है। और तीसरी निहायत अफसोस की बात यह है कि हमने अरबों रुपए लगा के नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया था और अब पता लगा है कि वो अंदर से टूटा हुआ है और हम उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लिए निहायत अफसोस की हैं और हमें चाहिए कि हम अपने गिरबान में झांकें और हम ये देखें कि आखिर क्या वजह है कि हम आज इस जगह पे खड़े हैं कि हम लोगों से भीख मांगते हैं और हमारी अपनी कोई भी चीज सही ऑर्डर में नहीं चल रही है। ये पाकिस्तान के लिए निहायत बदकिस्मती का और महरूमी का और मतलब बहुत खराब। बिल्कुल 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 ज़ैदी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अशराफिया है या हमारी जो हुक्मरान है वो हमेशा ये कहते हैं कि अवाम जो है कुर्बानी दे। अवाम बेचारी तो एट द रिसीविंग एंड है ना, वो क्या, वो तो दे आर ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मैं जो जिस चीज पे बड़ा अफसरदा हूँ कि हमने पता नहीं कितने अरबों रुपए लगा के ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया और अभी जो मैं आज खबर पढ़ रहा था कि उसके अंदर का जो स्पिलवे है, जो कुछ भी है, वो अंदर से टूट गया है, वो चल नहीं रहा, उसमें क्रैक्स आ गए हैं। तो ये वो चीज है, ये वो करप्शन है, ये वो चीजें हैं कि अगर इस मुल्क को बाकी रखना है तो आपको। और इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर बिजली के बिल के अंदर ये सरचार्ज भी जो है वो पिछले कई सालों से हुकूमत जो है वो आवाम से ले रही है, जिसमें बाकी टैक्सेस लेते हैं। फर्क जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ ज़ाहिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फर्क सलीम साहब, जैसा कि मोहतरम शबर ज़ैदी साहब ने फरमाया कि वी आर क्लोज टू काइंड ऑफ IMF एग्रीमेंट और उनके साथ जो हमारी बातचीत चल रही है वो मुस्बत यानी रास्ते के ऊपर गामजन है, बट अभी तक हम डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकले। सो हम कैसे अपने आप को इस सूरत हाल से बचा सकते हैं, और आप भी ज़रा काइंडली रोशनी डाल दें IMF के हवाले से। जी, पहली बात तो ये है कि अप्रैल की 11 तारीख जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था, उस दिन हमारे पास कोई 10.4 बिलियन डॉलर हमारे स्टेट बैंक में पड़ा था, जिसका मतलब ये है कि 5-6 हफ्ते का इंपोर्ट का कवरेज था। उस हफ्ते और उस दिन जो आलमी मंडियां हैं जहां पे पाकिस्तान का ट्रेड होता है, खास तौर पे जो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे आलमी जो सरमायाकार हैं वो ये पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान 30 जून तक कहीं डिफॉल्ट होने चला है। वहां पे हमारे बॉन्ड्स की यील्ड जो है वो कहीं 27-28% तक पहुंच गई, जिसका पैगाम ये मिलता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने चला है। इसका पूरा टर्न अराउंड मैंने देखा है मई की 27 तारीख को। जो हजरात और जो सरमायाकार पाकिस्तान का बॉन्ड बेच रहे थे अप्रैल के महीने के अंदर, वो वापस मार्केट में आए हैं बॉन्ड खरीदने के लिए, और उसका पैगाम फिर ये बनता है कि आलमी मार्केटों का ये पैगाम था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। तो सोचने की बात यह है कि 27 मई से पहले क्या हुआ, तो मैंने देखा तो 27 मई से पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जो तेल की कीमतों की सब्सिडी जो साबिका हुकूमत दे गई थी वो विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया था। तो आलमी मंडियों को पैगाम चला गया था कि हम IMF का हिस्सा बनने चले हैं, और उसके नतीजे में जो वर्ल्ड बैंक के पैसे रुके हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट लोन रुके हैं, कोई 400 मिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक का रुका है। इसी तरह चाइना के पैसे वो ऑलरेडी हमारे खजाने में जमा हो गए हैं। सऊदी अरेबिया के पैसे जो मदद की हैं वो कुछ रुके हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो खतरा टल गया है।
डिफॉल्ट का खतरा अब यकीनी तौर पे टल गया है और ये आप समझिए कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो खतरा टल गया है। अब आम आदमी के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है। जो आपके पास खाने पीने की चीज़ों में महंगाई आ रही है और ख़ास तौर पे जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोयला है, जिसमें तेल है, पेट्रोल है, डीजल है और LNG है, उनकी कीमतों में जो बेपनाह इजाफा आलमी मंडियों में हुआ है, यानी कि आप अंदाजा करें कि कोयला $50 का टन था, वो $200-250 का टन है, यानी कि 5 गुना बढ़ गया है। इसी तरह जो गैस है वो $4-5 की मिल जाया करती थी, अब वो $40-41 पे पहुंच गई है। और ये जैदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमने टेंडर किया था, कोई भी पाकिस्तान को LNG बेचने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, जिसका मतलब है कि मजीद लोड शेडिंग। लेकिन डिफॉल्ट का खतरा जो है वो वहीद साहब अनकन्विंस के वो तो ये जो पेट्रोल मसनूआत की प्राइसेस में नीचे आई हैं, मतलब $100 तक अब पहुंच चुकी है, पता ये चल रहा है, कहीं पे $98 भी बात की जा रही है, तो जाहिर है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें तो हुकूमत इसको पास ऑन नहीं करेगी, वो जाहिर है कि रोक के रखेगी। जी आपने दोस्त का आई थिंक हमारा जो थ्रेशोल्ड मेरे ज़हन में आता है वो तकरीबन $80-85 पे आता है कि अगर तेल की कीमत आलमी मंडियों में $80-85 के करीब आती है तो फिर हुकूमत किसी न किसी किस्म की रिलीफ जो पास ऑन करने के काबिल होगी या उस पोजीशन में होगी। देखिए, पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो इतनी मुश्किलात का सामना कर रहा है। जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं जो कोयला इंपोर्ट करते हैं, जो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, जो LNG गैस इंपोर्ट करते हैं, उन सभी का तकरीबन मिलता जुलता यही हाल हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी कीमतें कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी। जो हमारी सारी इंपोर्ट्स हैं, मेजर इंपोर्ट्स, उनकी 5-5, 10-10 गुना कीमतें बढ़ गई। तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तकरीबन 70 ऐसे ममालिक हैं तरक्की पजीर जिनका ये करंट अकाउंट का डेफिसिट और तजारती खसारे का एक मेजर इशू जो है वो सामने आ गया है। लेकिन जून के महीने में वहीद साहब मैंने देखा कि जून के तीसरे-चौथे हफ्ते में कोई 2-4 अच्छी खबरें पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानियों के हवाले से जरूर सामने आई थी। आपको याद होगा कि जून की 20 तारीख को FATF ने हमें बताया था कि वो 34 नुकाती जो एक्शन प्लान था उस पर तकरीबन पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया है 34 के 34 नुकाती एजेंडा। 27 जून को एक G20 की तरफ से कोई $3.7 बिलियन की छूट दी गई थी कर्जात के हवाले से। इसी तरह फिर वो सस्ते कोयले का एक जो काम है वो शुरू होने वाला है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाने की इंपोर्ट और रुपए में उसकी जो खरीदारी है उसी खबर भी सामने आई। बिल्कुल सही है जी। जनाब चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। काइंडली मुझे ये बता दें कि ये जितने भी मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है, चूँकि इस वक्त बड़ा सीरियस हमारा जो प्रॉब्लम है वो फूड का है, फूड क्राइसिस का है, यानी हमारी जो अजनास की कमी है जिसकी वजह से हमें अपने, यानी तेल शेल तो चले हम पीछे पहले भी ख़रीदते रहे, फिर हमने ऐसे प्लांट्स लगाए पिछले तकरीबन 20-25 सालों के दौरान कि हमारी ज़्यादातर जो इन्हिसार था वो इम्पोर्टेड इसके फ्यूल के ऊपर था। लेकिन हम ज़राअत के अंदर जो है कम से कम अपनी घर की रोटी जो है लोग वो अपने मुल्क से ही पैदा कर लेते थे। अब अनफॉर्चुनेटली दालें हो जाएं, आपका पाम ऑयल भी हम ज़ाहिर है कि वो भी हम यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस करते, वो बाहर से आ रहा है। गंदम जो है, ये सारा कुछ, कपास इवन जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये जो मेजर्स हैं, ये क्या आप समझते हैं कि इससे जो किसान है, ये ग्रो करने वाला जो शख्स है, उसको कोई कॉन्फिडेंस मिलता है इससे? चौधरी अनवर साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ चौधरी साहब। ये है कि किसान में अगर आज से 2 साल पिछली हिस्ट्री दिखाई जाए तो पाकिस्तान गंदम बाहर एक्सपोर्ट करता था, आज पाकिस्तान इंपोर्ट की बात कर रहा है। मैंने साबका हुकूमत, हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि जो क्रिकेट क्षेत्र में चौके छिक्के लगाने वाला वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। और साबका हुकूमत को मैंने कई बार ये उनको बताया कि ये गंदम क्यों कम हुई इसकी पैदावार, कि DAP की कीमत इस कदर ज्यादा रख दी गई
कि मेरा किसान खरीदने के काबिल नहीं रहा। आज पाकिस्तान में फास्फोर्स खाद के अटक के पास पहाड़ पड़े हैं। पहले एसएसपी खाद बनाया करते थे, रॉ मटेरियल पाकिस्तान का था, वो तकरीबन 1000 में बोरी मिलती थी। आज डीएपी का 13,000 रुपया रेट हो गया। आज बिजली इस कदर महंगी है कि अगर सारी फसल मेरा किसान बेच भी दे तब भी वो पानी के पैसे पूरे नहीं कर सकता। जब तक इंपोर्ट सस्ती नहीं होंगी उस वक्त तक ज़रूरी पैदावार में इजाफा नामुमकिन है। इंपोर्ट्स कैसे सस्ती होंगी? ये हुकूमत मुझे बुलाए, मैं इनको बताता हूँ कि इंपोर्ट्स इस तरीके से सस्ती होंगी। आज आप अभी बताएं ना, आप अभी बताएं कैसे सस्ती हो सकती है। आप कुछ बता दें जब तक कि आपको हुकूमत नहीं बुलाती, क्योंकि वो तो अपने ही मसाइल का शिकार है इस वक्त। इसमें हमारा क्या कसूर है? हुकूमत अगर मसाइल का शिकार है, हमें तो मसाइल में ना फंसाएं। आज फसल कपास की तैयार है और 70 से 80% जेली ज़रूरी अद्वियात मार्केट में आ गई है। ये हुकूमत का काम है इसको रोकना। अगर 70 से 80% जेली स्प्रे कपास पे हो गई तो कपास की फसल खत्म हो जाएगी। ये हुकूमत बाद में सोचेगी, ये आप पहले क्यों नहीं सोचते? इस पे कौन सा खर्चा है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो जेली दवाइयां क्यों नहीं पकड़ता? अगर वो पकड़ने की कोशिश करता है तो दूसरे दिन पता चलता है कि जिसने जेली दवाई पकड़ी उसका तबादला हो गया। तो ये मेरे भाई हुकूमत के काम करने के हैं। ये हमें एसएसपी खाद हम लोकल बनाने दे। हम बाहर से क्यों डीएपी मंगवाए? हमारे तो मुल्क में पड़ी है डीएपी, वो उन्हें इस्तेमाल करने दे, वो बना के दे हुकूमत। अगर हुकूमत हमारी बात नहीं सुनेगी तो जो इसके मुशीर, जो इसके वजीर हैं, वो तो 1 एकड़ का भी काश्तकार नहीं है कोई जो ये बताए कि जिम्मेदार के इस वक्त क्या मसले हैं। जिम्मेदार जो सर्दियों में 0 टेम्परेचर पे नंगे पांव पानी लगाता है गंदम पैदा करने के लिए। तारक चीमा साहब से आपका नहीं राब्ता होता? ये चीमा तो बड़ी मुश्किल के ज़राअत का मिनिस्टर बना, उसको तो ये भी नहीं अभी पता चलता कि मेरी पावरें क्या है। ये पेस्टिसाइड, जेली पेस्टिसाइड, जेली फर्टिलाइजर को रोक दे, कीमतें जो बढ़ाई है उसको कम करने का फार्मूला मैं बताता हूँ। हाँ, लेकिन ये सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट जो है ये सूबाई है ना, सूबाई सब्जेक्ट है बुनियादी तौर पे। सिंध हो या बलोचिस्तान, आपका पंजाब हो जी, काबिल हो जाएंगे हम। चावल भेजने के काबिल हो गए। जो रुई हम खरीदते हैं, ये रुई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और हुकूमत का कोई खर्चा नहीं आएगा। खर्चे के ये काम होते हैं। ये हुकूमत के मुखालिफ, हुकूमत को जो नहीं चाहते कि ये हुकूमत वो खराब कर रहे हैं। क्योंकि में इंडिया में पंजाब में ट्यूबवेल बिजली फ्री की जाती है और हमारे ट्यूबवेल का कनेक्शन वादा वाले इस कदर बदमाश बने हुए हैं कि कनेक्शन काट देते हैं और पूरा 1 महीना नहीं लगाते जब तक उनको पैसे दोबारा लगवाने के नहीं दिए जाते। उस वक्त तक मेरे काश्तकार की फसल ये बड़े सीरियस, जी हाँ, ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके फ़रूख सलीम साहब से और शबर ज़ईद साहब से इस हवाले से पूछेंगे, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी है वो बड़ा एक सीरियस इशू है। उसको अगर हम हल कर लें, एग्रीकल्चर पे अगर फोकस कर लें, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारी जो मईशत थी बुनियादी तौर पे वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हमें अपने घर के दाने जो हैं वो भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शबर ज़ैदी साहब, किस तरह से हम अपनी हमारी जो ज़राअत है, ज़ाहिर है कि एक ज़माने में हम गंदम हमारे पास एक्स्ट्रा होती थी। अफ़गानिस्तान का तो चलें, उसको हम आटा भी बेचते रहे, उनको गंदम भी बेचते रहे, बाकी भी अजनास बेचते रहे, लेकिन बाकी जगहों पे भी हमारे पास सरप्लस होती थी ये सारी चीज़ें। अब हमें
दालें, हर चीज़, यानी खुराक की जो मेन प्राइमरी चीज़ें हैं उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ज़ाहिर है कि उसके ऊपर हमारे फिर डॉलर्स लगते हैं, जब बाहर से आएंगी तो वो महंगी भी होंगी, लोगों के ऊपर भी प्रेशर है। तो कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है? वही साहब, मैंने 2013 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम था पाकिस्तान एक नाकाम रियासत नहीं है। आज 2022 में मैं चौधरी अनवर साहब की गुफ्तगू सुन के और जो मेरा अपना तज्जिया है और जो मैं पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ, और मैं डॉक्टर फारूक सलीम की साहब की बात, इस बात से एग्री नहीं करता कि हमारा डिफॉल्ट का खर्चा टल गया है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त 98%, जहां तक चौधरी अनवर साहब बताएंगे, 98%, 99% एडिबल ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और हम तकरीबन 98% एडिबल ऑयल, पाम ऑयल खा रहे हैं, जो कि शायद मेडिकली भी अच्छा नहीं है। तो मुझे ये समझाओ वही साहब कि वो कौन से मकासद थे, वो कौन सी चीजें थी जिसने इस मुल्क को बनौला, असली घी, सरसों और इन तेलों से निकाल के पाम ऑयल पे लगा दिया। कभी आप लोगों ने ये गौर नहीं किया? जब मैं कह रहा हूं ना कि ये रियासत नहीं होना चाहिए नक्शे पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझे आज इस जगह पे पहुंचाया कि मेरा 99% एडिबल ऑयल, अनवर साहब मेरी बात को एग्री करेंगे, मैं 99% एडिबल ऑयल, जिसकी वैल्यू इस वक्त $2.75 बिलियन बनती है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। मैं एक फीसद भी एडिबल ऑयल पाकिस्तान में नहीं प्रोड्यूस कर रहा। जिस मुल्क का ये हालत हो, वही साहब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि उस रियासत को मैं फिर भी कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने, हमारे आबाओ अजदाद ने इसलिए बनाया था कि वी हैव टू सस्टेन इट, वी हैव टू वर्क फॉर इट ना सर। हमारी वो टी.एस. इलियट ने एक ड्रामा लिखा था, आपने भी पढ़ा होगा, द फैमिली रीयूनियन। तो उसमें एक कैरेक्टर कहता है जी कि आज का जो नौजवान है वो बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है और डिस्ट्रेस में है, और उसकी सूरत हाल, तो उसने कहा कि हमारी जो पुरानी जो जनरेशन थी उसने कोई अच्छा जो है हालात उसके लिए नहीं छोड़े। सो ये बात तो माननी चाहिए ना कि हमारी पिछली नस्लों ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सुन ले मेरी बात, आप 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, 5 दफा शुक्रिल्लाह कह दें, और 3 दफा माशाअल्लाह कह लें। सर मैं करोड़ों दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा कि अल्लाह ने हमें एक आजाद मुल्क दिया है। आज मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर देखे क्या हाल है। वही साहब ये बातें छोड़ दें, हिंदुस्तान को भूल जाएं, आप अपनी बात करें पहले। इस बिला वजह की गुफ्तगू में कि हिंदुस्तान में ये हो गया और ये हो गया, इसको छोड़ें, आप अपने हालात देखें, अपनी जमीन हक़ाइक़ को देखें, और ये बिला वजह की बातें करना कि यहाँ ये हो गया और मोदी ने ये कर दिया, आप इन चक्रों में आप पाकिस्तान को बहुत खराब कर चुके हैं। अब खुदा का वास्ता ये बातें बंद करें। मैं कमिंग बैक टू माई थिंग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि रियासत नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए कहता हूँ कि मेरे आबा अजदाद ने रियासत बनाई थी। मेरे ग्रैंडफादर दिल्ली मुस्लिम लीग के बहुत बड़े ओहदेदार रह चुके हैं। हमें पता है ना, हमें इसका दर्द है, हम इसलिए कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें इसका दर्द है। तो सर हमें इसको ठीक करना चाहिए ना, हमें इसको ठीक करना चाहिए, हम सबको मिलके अपनी गलतियों का अजाला करना चाहिए। जब एक कौम बेहिस हो जाए, जब वो ये नहीं देखे, मैं चौधरी अनवर साहब से गुजारिश करूंगा मुझे समझाएं कि ये क्या वजह थी कि पाकिस्तान में आज 1% भी खुर्दनी तेल इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो कौन लोग थे, वो कौन सी पॉलिसियां थी जिसने खुर्दनी तेल के पाकिस्तान में पाम ऑयल पे लगा दिया हमें, और हम आज 3 बिलियन रुपीस का पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा बड़ा अच्छा दोस्त बोल के मलेशिया वो पैसे कमा रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसी कौमों को जिंदा रहने का हक नहीं होता। हम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह शुक्रिल्लाह करते रहे, मगर ऐसी कोई बात शुक्रिल्लाह करने वाली है नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, और मुझे जहां तक मैं एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक्स को जानता हूं, हमारी कॉटन, हमारी वीट और हमारी बाकी लेंटल्स, दालें इसलिए खराब हुई कि हमने हर जगह गन्ना और चावल लगा दिया, और उसने हमारी सारी क्रॉप की ऐसी की तैसी फेर दी। और मैंने वो मीटिंग्स भी अटेंड की हैं जहां मैंने 2 मिनिस्टरों में लड़ाई होता देखा है कि मैंने कॉटन लगानी है, वो कहते हैं हमें गन्ना लगाना है। जब आप गन्ने लगा के सियासतदानों को ये मिले देंगे और सियासतदान गन्ने की चीनी बेच के यहाँ पैसे बनाएंगे,
तो फिर मैं कहता हूं ना, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि ऐसी कौमों को के ऊपर अल्लाह का अजाब आना चाहिए, क्योंकि वो इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि हमने गलती क्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही साहब, आप सही कह रहे हैं। आप ये बात ये इस हद तक तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमने जो यहाँ पे जो है कबाहतें मुख्तलिफ हुकूमतें करती रही, और मैं तो कई दफा ये बात कर चुका हूँ कि सर आज भी कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ आज भी कर रहे हैं ना। आप बताएं अगले साल का कोई हमारा प्लान है कि कहाँ गन्ना लगेगा, कहाँ कॉटन लगेगी, क्या लगेगा? अगर ऐसे मैं ये कह रहा हूँ ना, कोई रियासत जो इस तरह चलाई जा रही हो, मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ, बड़ा सख्त लफ्ज़ है ये, जो रियासत इस तरह चलाई जा रही हो तो रियासत को बाकी रहने का हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, समझे ना मेरी बात। लोग रियासत के लिए जिंदा नहीं रहते, लोग अपने रोजगार के लिए जिंदा रहते हैं। I respect your view, but I disagree with the last comment. I disagree with you with all due respect. आपके लिए तमाम इज्जत और एहतराम, बट आई थिंक कि हमें एक्सट्रीम किस्म की मतलब स्टेटमेंट से इज्तनाब भी करना चाहिए सर। ये तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा। देखिए, मुझे मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अनवर साहब के किसान हैं, ये पहले 200 साल पहले भी यहाँ रहते थे और वो यहीं रहेंगे आज भी। जब रियासत ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। फरूख सलीम साहब, हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस फूड सिक्योरिटी इशू? देखिए वही सर, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि आपकी जो बहस है उसमें रियासत और हुकूमत के दरमियान में एक तफरीक कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान की रियासत को उसके एग्जिस्टेंस के हवाले से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा बोझ। आपने अभी फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़, जिसको फूड इनसिक्योरिटी हम अंग्रेजी में कहते हैं जी। अब देखिए इसमें इसके दो एलिमेंट्स आते हैं भाई साहब। एक होता है अवेलेबिलिटी यानी कि दस्तयाबी, और दूसरा होता है अफोर्डेबिलिटी यानी कि इस्तिताअत, आप खरीदने के काबिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो एवरेज शहरी है, हर पाकिस्तानी बूढ़ा मर्द और औरत औसतन जो है वो 115 किलोग्राम आटा सालाना इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि हमें तकरीबन 26-27 मिलियन टन इस मुल्क के अंदर उगाना है, और वो उगता है। आप समझिए कि 95-96% जो है वो हमारी अपनी उगाई हुई गंदम है जो पाकिस्तान के अंदर है। वो कमी क्यों वाक़या हुई उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है। इसी तरह चीनी तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम जो है वो सालाना औसतन एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो कंज्यूम करता है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 5.5 मिलियन टन चाहिए, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई 8 मिलियन टन क्रशिंग कैपेसिटी मौजूद। तो चीनी और चावल और गंदम के हवाले से पाकिस्तान तकरीबन खुद कफील है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जिस शोबे में हुकूमत घुस जाती है, अगर वो गंदम की सपोर्ट प्राइस तय करती है, अगर वो फ्लोर मिलों का कोटा तय करती है, तो उस सेक्टर का हुकूमत बेड़ा गर्क कर देती है। अगर गन्ने की कीमत हुकूमत फिक्स करती है, वो ये फिक्स करती है कि कौन शुगर मिल लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता, तो वो उस सेक्टर का भी बेड़ा गर्क कर देती है। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें चावल में हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं है। तो आप सोचिए कि याद करने की कोशिश करें, पिछले 10 से 15 सालों में कभी भी पाकिस्तान के अंदर चावल की किल्लत नहीं हुई, और कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि जी चावल की कीमतें जो हैं वो हमारे बाहर हो गई हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। जिन सेक्टर्स में हुकूमत मुदाखलत करती है, जो गंदम है, जो गन्ना है, उसकी हर साल हम सुनते हैं कि कमी आ गई है, उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तो इसका एक बड़ा आसान तरीन सोल्यूशन ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो हुक्मरानी करे, वो बिजनेसेस में ना आए, वो गंदम के सेक्टर से अपने आप को विड्रॉ कर ले, वो गन्ने के सेक्टर से अपने आप को विड्रॉ कर ले, और जो मार्केट फोर्सेस हैं वो खुद से इस चीज का डिटर्मिनेशन करें कि कहाँ गन्ना उगाना है, कितना उगाना है, कहाँ गंदम उगानी है, कितनी उगानी है, कहाँ कपास उगेगी और कितनी उगेगी। और वो जो प्राइस सिग्नलिंग है, फ्री मार्केट बताती है कि आपने ये सारा काम क्या क्या करना है। हुकूमत विड्रॉ कर दे, हुकूमत नुकसान पहुंचाती है, हुकूमत फायदा नहीं पहुंचाती। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी जो है वो दस्तयाबी के हवाले से नहीं है। वी हैव इनफ क्वांटिटी, वी ग्रो इनफ गंदम एंड वी ग्रो इनफ गन्ना, हमारे पास चीनी, गन्ना, चावल इनफ उगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस्तिताअत की प्रॉब्लम आ रही है।
जिस तरह इन्फ्लेशन आ रही है, महंगाई हो रही है, हमारी आमदन नहीं बढ़ पा रही, तो हम उसको खरीदने के काबिल नहीं रहते। क्वांटिटी के हिसाब से देयर इज इनफ, और बेसिक असूल ये है कि डीरेगुलेशन। अफगानिस्तान का फैक्टर कितना रिस्पॉन्सिबल होता है अफगानिस्तान में जो चीजें चली जाती हैं समग्र लोग? देखिए, अफगानिस्तान को अगर हम गंदम यहाँ से जा रही है तो हम उसको स्मगलिंग क्यों कहते हैं, उसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कहते? वी हैव इतना बड़ा मुल्क है, अगर 2, 4, 5 मिलियन टन गंदम इजाफी उगा ली जाए इस मुल्क के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि हो सकती है अगर हुकूमत इस सेक्टर से निकल आए। अगर अफगानिस्तान की तरफ से एक डिमांड आती है तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतनी जरखेज जमीन भी है, हमारे पास मेहनती जो है वो किसान भी हैं, हम 5, 6, 7 मिलियन टन इजाफी गंदम उगाना इस मुल्क के लिए कोई बड़ी बात अच्छा नहीं। जो बात की थी चौधरी साहब ने कि जिस तरह से डीएपी के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, बिजली के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, और एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी है, अगर जाहिर है कि बड़े ममालिक दुनिया के अंदर देते हैं अपने किसानों को, तो डू यू थिंक कि इस तरह से किसान के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं? देखिए, मेरा बुनियादी नुक्ता ये है जिसको हम कहते हैं डीरेगुलेशन, कि हुकूमत हुक्मरानी पे आ जाए, वो हमें न बताए कि गंदम की क्या कीमत होनी चाहिए और गन्ने की क्या कीमत। चलें, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क की माशी सूरत हाल, खासकर जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, किस तरह से हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं ताकि अपनी जो ज़रूरियात हैं हमारी खुराक की, उनको हम पूरा कर सकें, उस पर गुफ्तगू की जा रही है। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? मतलब गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए इस सारे मामले से? देखें, बहावलपुर और रहीम यार खान सबसे आला काटन बेल्ट थी, जहां पे कपास बहुत ज्यादा होती थी। शब्बर ज़ैदी साहब ने ये बात सही कही है। अब उधर शुगर मिलें चली गई है, अब सबसे ज्यादा गन्ना काश्त है। कपास की फसल का जो पेस्ट है वो गन्ने पे शिफ्ट हो जाता है, जब कपास की फसल आती है तो वापस कपास पे आ जाता है। ये इस मुल्क में कोई प्लानिंग नहीं, ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो कपास की बेल्ट है वहां पे काटन को लगाना पड़ेगा, जो गन्ने की बेल्ट है वहां पे गन्ने को लगाना पड़ेगा। आज जनूबी पंजाब में चावल की फसल काश्त नहीं होती थी, और ना जनूबी पंजाब चावल की फसल काश्त करने के लिए बेहतर है। आज चावल की काश्त जनूबी पंजाब में हो रही है, आज मकई की काश्त जनूबी पंजाब में हो रही है। जब तक ये फसलें की काश्त का एरिया मुकर्रर नहीं होगा और हुकूमत सख्ती नहीं करेगी तो कोई फसल कामयाब नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ये फैसला करना चाहिए कि कपास कौन से एरिया में काश्त होनी चाहिए, चावल कौन से एरिया में काश्त होना चाहिए, गन्ना कौन से एरिया में काश्त करना होना चाहिए। उसके बाद हमें ये सोचना चाहिए कि जो मेरे किसान को इनपुट्स के रेट है इसको कैसे कम किया जा सके। मैं मोटी सी बात आपको कहते हैं ना, फार्मूला बताओ। अगर डीएपी और यूरिया और बिजली के रेटों में कम कर दिया जाए, ये देखा जाए कितने अरब रुपए गवर्नमेंट को कम करने पड़ेंगी और खरबों रुपए की गंदम ज्यादा हो जाएगी। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। खरबों रुपए की गंदम वाफर मिल जाएगी, अरबों की चीनी वाफर मिल जाएगी, अरबों की गंदम चावल वाफर मिल जाएगा। ये घाटे वाला सौदा हुकूमत क्यों कर रही है? ये मुनाफे वाला सौदा क्यों नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चौधरी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। शब्बर ज़ैदी साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।